किसी जमाने की बात है। एक सरसब्ज और शादाब वादी में एक बूढ़ी औरत अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी। उसकी झोपड़ी के आसपास एक निहायत खूबसूरत बाग था, जिसे उसने बड़ी मोहब्बत और मेहनत से संवार रखा था। रंग बिरंगे फूल, महकती कलियां और नरम हरे पत्ते इस बाग की शान थे। बूढ़ी औरत को बागबानी का बेहद शौक था। वह अक्सर दिन के वक्त बाग में बैठी रहती और फूलों की तस्वीरें बनाती रहती। रंगों से खेलना, कलियों की शक्लें उतारना और खुशबुओं को कागज पर कैद करना ही उसकी जिंदगी की खुशी थी। मगर इन सब के बावजूद वह अकेली थी। उसकी जिंदगी में खामोशी बहुत थी और दिल में एक अधूरापन। एक शाम जब सूरज ढलने लगा और हवा में ठंडक उतर आई, अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। बूढ़ी औरत चौंक उठी। उसने दरवाजा खोला तो एक अजनबी औरत सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर थकान थी और आवाज में कमजोरी। अजनबी औरत ने आहिस्ता से कहा, माँ जी, मैं बहुत प्यासी हूँ। क्या मुझे पीने के लिए थोड़ा सा पानी मिल सकता है? आओ बेटी, झोंपड़ी के अंदर आ जाओ। बूढ़ी औरत ने शफकत से मुस्कुराकर कहा। बूढ़ी औरत ने उसे ठंडा पानी पिलाया और खाने के लिए भी रोक लिया। रात को दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया, बातें की और यूं अजनबियत आहिस्ता आहिस्ता मिट गई। जब रात गहरी हो गई और चिराग की लौ हल्की सी लड़झने लगी, तब अचानक उस अजनबी औरत का रूप बदलने लगा। उसके आसपास रोशनी फैल गई और लम्हों में वह एक खूबसूरत परी में तब्दील हो गई। बूढ़ी औरत हैरत से खड़ी रह गई। परी ने नरमी से कहा, एह नेक दिल औरत, तुमने मुझे पानी पिलाया, खाना खिलाया और मोहब्बत दी, इसलिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। जो मांगोगी वही पाओगी। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। अगर मेरी कोई बेटी होती तो ये झोपड़ी भी आबाद हो जाती। परी मुस्कुराई। उसने अपनी हथेली खोली। इस बीज को अपने बाग में बो देना, तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। यह कहकर परी गायब हो गई। अगली सुबह बूढ़ी औरत ने वह बीज अपने बाग में बो दिया। दिन गुजरते गए और देखते ही देखते वहाँ एक नाजुक सा पौधा उगाया। फिर उस पर एक निहायत खूबसूरत फूल खिला। जब वह फूल पूरी तरह खुला तो बूढ़ी औरत की आंखें हैरत से फैल गई। इस फूल के अंदर एक नन्ही सी निहायत हसीन लड़की बैठी हुई थी। बूढ़ी औरत ने मोहब्बत से हाथ बढ़ाया, नरमी से उसे अपनी हथेली पर बैठाया और कहा, तुम तो मेरे अंगूठे जितनी हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम थम्बली ना होगा। यूं बूढ़ी औरत की तन्हाई हमेशा के लिए मिट गई, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में थम्बलीना की मासूम हंसी और नन्हे कदमों की आहट बसने लगी थी। वह नन्ही सी बच्ची उस झोपड़ी की रूह बन चुकी थी और बूढ़ी औरत का दिल अब पहले से कहीं ज्यादा जिंदा महसूस होता था। बूढ़ी औरत ने थम्बलीना के लिए बड़े प्यार से एक बिस्तर तैयार किया। उसने एक अखरोट के खोल को खूब चमकाया, फिर उसके अंदर नीले बनफशे के नरम और खुशबूदार पत्ते बिछाए, जो गद्दे का काम देते थे। ऊपर उसने गुलाब की एक नाजुक पंखड़ी रख दी,
जो लिफाफ बन गई। यूं थम्बलीना के लिए एक ऐसा आरामदाह बिस्तर तैयार हुआ जिसमें वह हर रात सुकून से सोया करती। दिन के वक्त बूढ़ी औरत लाल्हा के फूलों की पंखड़ियों से नन्ही नन्ही कश्तियां बनाती और थम्बलीना उनमें बैठकर पानी पर तैरती। वह खुशी से तालियां बजाती और कहकहे लगाती, जिनकी आवाज बाग की खामोशी को तोड़ देती। रात को सोने से पहले बूढ़ी औरत उसे परियों, जगनुओं और जादुई बाघों की प्यारी प्यारी कहानियां सुनाती और थम्बलीना उन्हीं कहानियों के सहारे मीठी नींद सो जाती। एक ऐसी ही खामोश रात थी। चांदनी हल्के हल्के झोपड़ी पर उतर रही थी और बाग में हर तरफ सन्नाटा था। थम्बलीना अपने नरम बिस्तर में गहरी नींद सो रही थी कि अचानक एक बदसूरत मेंढकी खिड़की के पास आकर रुक गई। उसकी उभरी हुई आंखें अंदर झांकने लगी। जैसे ही उसकी नजर थम्बलीना के हसीन बिस्तर पर पड़ी, उसके दिल में लालच जाग उठा। वह आहिस्तगी से खिड़की के रास्ते अंदर आ गई, मगर जब उसने बिस्तर में सोई हुई थम्बलीना को देखा तो वह एक लम्हे के लिए साकत रह गई। वह एक नाजुक परी जैसी खूबसूरत लड़की थी जो बड़े सुकून और मासूमियत से सो रही थी। मेंढकी ने दिल ही दिल में सोचा, कितनी हसीन है ये। ऐसी दुल्हन तो मेरे बेटे के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। मैं उसी की शादी अपने बेटे से कराऊंगी। और इससे पहले कि किसी को खबर होती, वह दबे पांव आगे बढ़ी। थम्बलीना का बिस्तर उठाया और खिड़की से वह मेंढकी बिजली की सी तेजी से बाहर निकली और अंधेरे में गुम हो गई। रात की खामोश फिजा में उसके फड़फड़ाते कदमों की मध्यम आवाज गूंजती रही। वह बेताब थी कि सूरज तलो होने से पहले अपने बेटे को उसकी होने वाली दुल्हन दिखा दे। सारी रात वह उछलती कूदती नदियों, नालों और घास के मैदानों को पार करती हुई तालाब की तरफ बढ़ती रही। आखिरकार सूरज फूटने से जरा पहले वह अपने बेटे के पास जा पहुंची। जैसे ही उसकी नजर थम्बलीना पर पड़ी, उसका बेटा खुशी से उछल पड़ा और बोला, माँ, मुझे ये लड़की बहुत पसंद है। मैं उसी से शादी करूँगा। हम उसे तालाब के बीच आगे हुए वाटर लिली के एक बड़े पत्ते पर रख देंगे, जहाँ से ये ना भाग सके। हाँ, वो वहाँ मुकम्मल तौर पर महफूज रहेगी। और तब तक हम दलदल के नीचे वो शानदार कमरा तैयार करेंगे जहाँ तुम शादी के बाद रहोगे। यह कहकर उसने बड़ी एहतियात से थम्बलीना के बिस्तर को उठाया और तालाब के ठीक बीच एक वाटर लिली के चौड़े पत्ते पर रख दिया। फिर माँ बेटा जल्दी जल्दी वहाँ से रवाना हो गए ताकि रात होने से पहले अपने घर का बंदोबस्त मुकम्मल कर सके। कुछ ही देर बाद थम्बलीना की आँख खुली। ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ तो वह चौंक उठी। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। चारों तरफ पानी ही पानी था। सिसकती हुई आवाज में वह बोली, मैं कहाँ आ गई हूँ? कोई है जो मेरी मदद करे। वह तालाब के बीचों बीच कैद हो चुकी थी। आंसू उसकी बड़ी बड़ी आंखों से बहने लगे। बराए कराम, कोई तो मुझे यहाँ से निकाल लो। उसकी मासूम फरियाद तालाब की गहराइयों तक जा पहुंची। पानी के अंदर हलचल मच गई। नन्ही नन्ही मछलियां इकट्ठी हो गईं। उन्हें इस नन्ही सी बच्ची पर बेहद तरस आ गया। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मिलकर वाटर लिली की मजबूत जड़ें कतर डाली। आहिस्ता आहिस्ता पत्ता आजाद हो गया और पानी की सतह पर तैरने लगा। पत्ता हल्के हल्के हिलने लगा और थम्बली
नाव किनारे की तरफ बढ़ने लगी। उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जाग उठी। वह दिल ही दिल में शुक्र अदा करने लगी कि शायद अब वह आजाद हो जाएगी। अभी थम्बलीना दिल ही दिल में शुक्र अदा ही कर रही थी कि अचानक फिजा में जोरदार भनभनाहट गूंज उठी। एक बड़ा सा भौरा तेजी से नीचे आया और उससे पहले कि थम्बलीना कुछ समझ पाती, वह उसे उठाकर फिजा में ले उड़ गए। थम्बलीना घबरा गई। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। डरने की कोई बात नहीं। देखो, मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर ले जा रहा हूँ। सब देखेंगे कि मैं कितनी खूबसूरत दुल्हन लाया हूँ। वह उसे उड़ाकर अपने कबीले के पास ले गया। वहाँ सब भौरे फूलों पर बैठे थे। जैसे ही उनकी नजर थम्बलीना पर पड़ी, वे आपस में सरगोशियां करने लगे। एक भौरा बोला, ये तो हम जैसी ही नहीं है। दूसरा नाक सिकोड़ कर बोला, ना इसके पर है ना रंग, ये कैसी अजीब मखलूक है। तीसरा हंसते हुए बोला, हमरे खानदान में ऐसी बदसूरत दुल्हन नहीं चल सकती। यह सुनकर भौरा शर्मिंदा हो गया। उसका जोश ठंडा पड़ गया। उसने खामोशी से थम्बलीना को एक पत्ते पर उतार दिया और बेदिली से कहा, तुम यहाँ नहीं रह सकती, तुम हमारे लिए मुनासिब नहीं हो। यह कहकर वह भनभनाता हुआ उड़ गया। थम्बलीना अकेली रह गई। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। वह रोती हुई बोली, मैं कहाँ आ गई हूँ? मुझे तो अपने घर का रास्ता भी मालूम नहीं। अम्मी बहुत परेशान होंगी। इसके बाद थम्बलीना घास के वसीह मैदानों में भटकती रही। जब भूख लगती तो वह फूलों का झरीगल खा लेती। और जब प्यास सताती तो पत्तों पर जमी शबनम के कतरे पीकर गुजारा कर लेती। दिन गुजरते गए, मगर नन्ही थम्बलीना सब्र और उम्मीद के सहारे आगे बढ़ती रही। दिन गुजरते गए और मौसम बदलने लगा। हवा में ठंडक बढ़ने लगी, पत्ते जर्द होने लगे और रातें पहले से कहीं ज्यादा सर्द हो गई। नन्ही थम्बलीना चलती रही, कभी घास के मैदानों में, कभी झाड़ियों के बीच और कभी सूखे पत्तों के ढेर के पास पनाह ढूंढती। एक दिन वह बहुत थक चुकी थी। उसके नन्हे कदम कांप रहे थे और होंठ ठंड से नीले पड़ने लगे थे। चलते चलते उसे दूर एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई। वह आहिस्ता आहिस्ता उस झोपड़ी के करीब गई। शायद यहाँ कोई रहता हो। अचानक दरवाजा खुला और एक चूहिया बाहर निकली। उसने थम्बलीना को देखा तो हैरान रह गई। नरमी से बोली, अरे नहीं बच्ची, इतने सर्द मौसम में तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ठंड है। मैं भटक गई हूँ, मुझे कोई पनाह नहीं मिल रही थी। चूहिया फौरन उसे अंदर ले गई। झोपड़ी के अंदर गर्माहट थी। चूहिया ने उसे गर्म बीजों का सूप दिया और कहा, पहले कुछ खा लो, फिर आराम से मुझे सब कुछ बताना। खाना खाकर थम्बलीना ने अपनी पूरी दास्तान सुना दी।
बूढ़ी औरत, जादुई फूल, मेंढकी, तालाब, भोरा, सब कुछ। चूहिया खामोशी से सुनती रही। आखिरकार उसने आह भरी और कहा, तुमने तो बहुत कुछ सह लिया है, फिक्र न करो, अब तुम यहाँ मेरे साथ महफूज रहोगी। क्या मैं वाकई यहाँ रह सकती हूँ? चूहिया मुस्कुराकर बोली, हाँ बिल्कुल, बस सर्दियों में घर के कामों में मेरा हाथ बटाना। यूं थम्बलीना इस झोपड़ी में रहने लगी। वह चूहिया के लिए गाने गाती, उसके साथ अनाज चुनती और रात को उसके पास बैठकर बातें करती। मगर तकदीर ने अभी उसके लिए और भी इम्तिहान रख छोड़े थे। सर्दियों की एक शाम थी। उसी समय दरवाजा खुला और एक भारी कदमों वाला मेहमान अंदर दाखिल हुआ। यह मिस्टर मोल था, दौलतमंद मगर उम्र रसीद और बदसूरत। वह आकर खाने की मेज पर बैठ गया। उसकी छोटी छोटी आंखें इधर उधर घूमी और अचानक उसकी नजर थम्बलीना पर जा ठहरी। वह चौंक उठा, फिर अपनी मोटी आवाज में बोला, यह नन्ही सी लड़की कौन है? चूहिया ने फखर से कहा, ये मेरे साथ रहती है, बहुत सलीकामंद और फरमाबरदार है। मिस्टर मोल ने गौर से थम्बलीना को देखा, फिर मानी खास मुस्कुराहट के साथ बोला, अगर यह मेरी बीवी बन जाए तो मैं तुम्हें बेशुमार दौलत दूंगा। यह कहते हुए उसने मेज पर सोने के कुछ सिक्के रख दिए। चूहिया की आंखें चमक उठी। लालच ने उसके दिल पर कब्जा कर लिया। उसने सिक्के उठा लिए और हामी भर ली। अगली सुबह चूहिया ने थम्बलीना को अपने पास बुलाया और कदरे सख्त लहजे में कहा, बेटी, मैं अब तुम्हें ज्यादा दिन नहीं रख सकती। तुम्हारी शादी मिस्टर मोल से तय हो चुकी है। थम्बलीना का दिल दहल गया। ना, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। मगर चूहिया ने मुंह मोड़ लिया। फैसला हो चुका है। यूं थम्बलीना भारी दिल के साथ मिस्टर मोल के हमराह रवाना हो गई। वह अंधेरी तंग सुरंगों से गुजरते हुए उसके घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में एक जगह वे एक गहरे गड्ढे के पास से गुजरे, जहां एक अबाबील घायल हालत में पड़ी कराह रही थी। मिस्टर मोल ने हिकारत से कहा, बेकार परिंदा, इसे यहाँ मरने दो, तुम्हें देर हो रही है। ये कहकर वह आगे बढ़ गया, मगर थम्बलीना रुक गई। उसका दिल पसीज गया। उसने नरमी से अबाबील को उठाया और कहा, डरो मत, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। वह अबाबील को साथ ले आई। मिस्टर मोल के घर पहुंचकर उसने सर्द लहजे में कहा, अभी वक्त है, तब तक तुम घर के काम सीख लो। इन दिनों थम्बलीना छुप छुप कर घायल अबाबील की देखभाल करती रही। वह उसके जख्मों पर मरहम रखती, उसे दाना पानी देती और प्यार से बातें करती। दिन गुजरते गए और अबाबील धीरे धीरे ठीक होने लगी। आखिर एक दिन वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई।
थम्बलीना ने प्यार से कहा, अब तुम आजाद हो, जहाँ चाहो उड़ जाओ। अबाबिल ने सिर झुकाकर जैसे शुक्र अदा किया, अपने पर फैलाए और आसमान की तरफ उड़ गई। मगर थम्बलीना नहीं जानती थी कि यही नेकी एक दिन उसकी किस्मत बदल देगी। और फिर शादी का मौसम आ पहुंचा। शादी से कुछ दिन पहले थम्बलीना के दिल में एक उदासी छाई हुई थी। वह मिस्टर मोल के साथ बैठकर खामोशी से सोच रही थी कि अभी तक वह खुली धूप और हवा देखने से महरूम है। आखिरकार उसने हौसला किया और नरमी से बोली, मिस्टर मोल, क्या मैं शादी से पहले एक बार बाहर जाकर धूप देख सकती हूँ? मिस्टर मोल ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, ठीक है। थम्बलीना खुशी खुशी बाहर निकल गई। जैसे ही वह खुली फिजा में आई, अचानक आसमान से एक अबाबील नमूदार हुई। वही परिंदा जिसकी थम्बलीना ने पहले कभी मदद की थी। अबाबील बड़ी, मजबूत और ताकतवर हो चुकी थी। अबाबील ने नरम अंदाज में कहा, जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाओ। थम्बलीना खुशी से उसकी पीठ पर बैठी और अबाबील ने हवा में ऊंचाई पकड़कर फूलों की सल्तनत की तरफ उड़ान भरी। कुछ ही देर में वे एक शानदार महल के करीब पहुंचे, जहां एक खूबसूरत परी शहजादे उसकी इंतजार कर रहे थे। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में मोहब्बत की चमक। शहजादे ने नरमी से बोला, A warm welcome, थम्बलीना। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। शहजादे ने मुस्कुराकर अपनी जादुई छड़ी से उसे छुआ और थम्बलीना एक हसीन जादुई परी में बदल गई। परियों की दुनिया में शहजादे और थम्बलीना की शादी का ऐलान हुआ। शाही बग्घी में शादी का संदेश बूढ़ी औरत को भी भेजा गया। बूढ़ी औरत ने जब संदेश पढ़ा तो शाही बग्घी में बैठकर फूलों की दुनिया में आई। इस तरह थम्बलीना और शहजादे की शादी हो गई। बूढ़ी औरत ने उन्हें दुआएं दी और रुखसत हो गई। यूं थम्बलीना का सफर, जो तन्हाई और मुश्किलों से शुरू हुआ था, प्यार, नेकी और जादू की दुनिया में खुशी के साथ खत्म हुआ। उसका जादुई बिस्तर, छोटे फूलों की कश्ती और प्यार भरी यादें हमेशा के लिए उसकी यादगार बन गई। और वह परियों की दुनिया में शहजादे के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगी।